नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अनिवार्य हिंदी बुक का नाम है आरोह, और 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे, यानी जिस कवि के बारे में पढ़ेंगे वो है आलोक धनवा की कविता है पतंग, जो आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले, कविता पढ़ने से पहले हम आलोक धनवा जो कवि हैं उनका परिचय जान लेते हैं कि वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उनको सम्मान कौन कौन से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक धनवा, इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो है पहली कविता जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। यानी जनता का आदमी जो है इनकी पहली कविता थी जो इन्होंने लिखी, जो प्रकाशित हुई 1972 में। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली इनको, और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र संग्रह है कविता का। फिर है इनको मिलने वाले प्रमुख सम्मान, जो है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। तो अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है पतंग। पतंग कविता जो है, इसमें आलोक धनवा जो है, आलोक धनवा का ये एकमात्र संग्रह जो था, उस संग्रह के जो भाग हैं, उस भाग में ये लास्ट पार्ट लिया हुआ है। यानी इनका जो एकमात्र संग्रह था कविताओं का, उन संग्रह में से ये कविता जो है वो तीसरा पार्ट जो है उसको लिया गया है। संग्रह का तीसरा पार्ट जो है वो अपनी कविता के रूप में लिया गया है। अपनी पाठ्य पुस्तक में उस कविता का तीसरा भाग सम्मिलित किया गया है। पतंग के बहाने जो कविता है वो बालकों पर लिखी गई है। बालकों की इच्छाओं और उनकी उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बालकों की क्रियाकलापों को अभिव्यक्त किया गया है, और उनकी क्रियाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का, बिंब क्या होते हैं, जैसे बिंब हम छाया को बोल सकते हैं, या किसी एक बात को बताने के लिए उसके पर्यायवाची, या कह सकते हैं इंग्लिश में जैसे इमेज, ठीक है, प्रतिछाया को हम बिंब कह सकते हैं। तो बिंबों का प्रयोग इन्होंने किया है। पतंग जो है वो बच्चों की उमंगों का एक रंग बिरंगा सपना है, और आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की हदों तक जाती है, जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। और उसी का वर्णन हमारी इस पतंग कविता में किया गया है। कविता जो है वो धीरे धीरे हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का भी चमकीला इशारा है। तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं में मृदंग यानी ढोल बजते हैं। छतों पर खतरनाक कोनों से गिरने का भय है। दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए बच्चे हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं, और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर से भादो यानी अंधेरे के बाद जो शरद आती है, भादो जो महीना है, बारिश का जो महीना है, उसके बाद शरद ऋतु आती है। तो भादो के बाद जो शरद आती है, यानी अंधेरे के बाद जो उजाला आता है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी प्रतीक्षा के साथ, उन बच्चों के प्रतीक्षा के साथ हम ये कविता शुरू करते हैं। ये हम कि सबसे तेज़ बौछारें गई। भादो जो है, भाद्रपद का जो महीना है, वो बारिश का महीना होता है। सबसे तेज़ बारिश भाद्रपद के महीने में आती है। तो सबसे तेज़ बौछारें गई यानी भादो गया। भाद्रपद का महीना जो है वो बीत गया, इसका मतलब सबसे तेज़ बौछारें यानी बारिश का महीना भी बीत गया। सवेरा हुआ यानी नया सवेरा हुआ, नया माह आया। और कैसा आया? शरद ऋतु का सवेरा जो है वो खरगोश की लाल आंखों के समान लाल भूरा दिखाई दिया। वैसे ही
वैसे ही भादों के जाते ही शरद ऋतु का उजियाला जो है वो फैल जाता है, मानो रात बीतने के बाद चमकीला सवेरा हो जाता है। शरद ऋतु का जो उल्लास है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वो इस तरीके से सब ओर छा गया है जैसे कोई उत्साह से भरा हुआ बालक जो होता है वो कई पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी और जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनको अपने चमकीले इशारों से बुलाता है, जो पतंग उड़ा रहे हैं उन बच्चों को अपनी चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ गया हो। इसी तरीके से शरद ऋतु भी आ गई है। आशय यह है कि शरद ऋतु आने पर चारों ओर का वातावरण कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, उल्लासमय बन जाता है। सब ओर धूप की जो चमक है वो फैली हुई है और कानों को प्रिय लगने वाला जो संगीत है, जो पक्षी कलरव करते हैं, वो मधुर संगीत सुनाई देता है, वो कर्णप्रिय स्वर सुनाई देते हैं। खेलने का शोर एवं इशारे करने का माहौल और पतंगबाजी जो है उसका माहौल बना हुआ, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। ऐसे परिवेश को देखकर ऐसे लगता है कि शरद ऋतु रूपी जो बालक है, यानी बालक, शरद ऋतु को किसका रूप दिया है, बालक का। तो शरद ऋतु रूपी जो बालक है उस बालक ने आकाश को बहुत कोमल मुलायम बना दिया हो, साफ और मुलायम बना दिया है ताकि आकाश में पतंग आसानी से उड़ सके, पतंग ऊपर उठ सके। यानी शरद ऋतु ने क्या कर दिया है, आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है ताकि वो पतंग जो है वो क्या, बहुत ऊपर उठ सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, उड़ने योग्य रंगीन चीज़ है। वह अत्यंत पतले कागज़ से बनी होती है, सबसे पतले कागज़ से वह बनी होती है जो उड़ सकती है। पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यानी कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज़ है। वह अत्यंत पतले कागज़ से बनी होती है और उस पर बांस की कमानी, यानी बांस के जो तिनके लगे होते हैं उन कागज़ पे, उन तिनकों को कमानी कहा जाता है। तो वह भी कमानी भी अति पतली होती है। जब पतले कागज़ और कमानी से बनी हुई पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे क्या करने लगते हैं, सीटियाँ, किलकारियाँ आदि मारने लगते हैं। रंग बिरंगे पतंगों से भरा हुआ आसमान ऐसे लगता है जैसे वह रंग बिरंगी तितलियों की कोई दुनिया हो, यानी रंग बिरंगी तितलियों की नाजुक दुनिया हो। रंग बिरंगे पतंग आसमान में छाए हुए होते हैं तो वो रंग बिरंगी तितलियों से भरा हुआ आसमान जो है वो प्रतीत होता है जैसे तितलियों की कोई रंगीन चलती फिरती दुनिया हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो हम इस दूसरे चरण का अर्थ जानने से पहले हम पहले चरण में जो व्याकरणिक थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं कि उसमें व्याकरणिक रूप से क्या क्या प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें मानवीकरण अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है, यानी प्रकृति को मानव का रूप दिया गया है। ठीक है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी सवेरे को कैसा बताया है, जीव की जो आंखें हैं, है ना, प्राणी मात्र की जो आंखें होती है उसके जैसा बताया है, यानी मानव का या प्राणी का रूप दे दिया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार। दूसरा है जैसे जोर जोर जो शब्द आया है
तो जोर जोर जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जैसे शब्द रिपीट होते हैं वहाँ दो तरह के अलंकार होते हैं। एक अलंकार तो यमक होता है जिसमें शब्द रिपीट होते हैं लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, यानी शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन जहाँ शब्द एक जैसे हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग नहीं हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि जोर जोर, तो जोर जोर यहाँ काव्य को सुंदर बनाने के लिए 2 बार जोर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ दोनों शब्दों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, तो यहाँ क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और ये सारी यानी दुनिया जो है वो इंसानों से बनती है, लेकिन यहाँ तितलियों की दुनिया यानी यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और अलग अलग बिंब तो हर जगह है प्रयोग हुए ही। बिंब यानी कि अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं इमेज यानी छाया, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिछाया, किसी एक चीज़ को बताने के लिए उसका पर्याय या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे हम उसको पहचान सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले चरण का। अब दूसरा चरण जो है, पहले चरण में हमारे शब्दार्थ जैसे ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनका शब्द अर्थ आपको आता नहीं हो, बहुत कॉमन से शब्द हैं। दूसरा जो है इसमें अपन 1-2 शब्द कुछ ऐसे हैं जिनका हम जान लेते हैं, जैसे बेसुध है। बेसुध का अर्थ है मस्त, जिसको अपनी सुध नहीं हो, जिसको अपना होश नहीं हो, तो मस्त यानी कि एकदम तल्लीन, एकदम डूबा हुआ। फिर है अपना शब्द है मृदंग। मृदंग यानी कि एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है, जैसे कि तबला या कह सकते हैं ढोलक, ठीक है। फिर है पेंग मारना। पेंग, पेंग भरते हुए चले आते हैं, तो पेंग होता है झूलना, पेंग भरना यानी कि झूलना। एक होता है पेंग मारना। पेंग मारने का मतलब होता है गप्पे मारना या अनाप शनाप या फिर कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना। और यहाँ पेंग का मतलब झूठी बड़ाई करना। और यहाँ है पेंग भरना। पेंग भरना मतलब झूलना, ठीक है। फिर है वेग। वेग का मतलब है गति। तो अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ जो है वो बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे जो हैं वो कैसे क्या होते हैं, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी वो जन्म से ही कपास जो है वो एकदम नरम मुलायम कोमल जो घास होती है, ठीक है, जैसे कपास रुई, रुई जैसे एकदम कोमल और एकदम नरम मुलायम होती है, वैसे ही बच्चे भी क्या होते हैं, जन्म से एकदम कोमल और मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और वो जो है वो उस पृथ्वी को क्या करते हैं, नाप डालना चाहते हैं। यानी उनके पैरों में एक प्रकार की बेचैनी होती है, जो वो क्या करते हैं, उस बेचैनी को, पृथ्वी को नाप करके उस बेचैनी को वो मिटाना चाहते हैं। वे मानो घूमती हुई पृथ्वी को या घूमती हुई पृथ्वी पर वो खुद भी पूरी धरती के साथ घूमना चाहते हैं, घूम आना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, कि उनके जीवन में ऐसी बेसुध यानी कि मस्ती होती है, या कह सकते हैं कि ऐसी मस्ती छाई हुई होती है कि उन्हें कठोर छत भी जो है, सर्दी गर्मी धूप सब में वो जो छत होती है वो जो सहन करती है, वो छत भी उन्हें क्या लगती है, कोमल लगती है, छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी वो छत भी उनको नरम लगती है। उस छत पे उनको ना सर्दी गर्मी धूप किसी चीज़ का बोध नहीं होता है, वो भी उनको नरम लगती है। छतों पर दौड़ने से, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, छतों पर दौड़ने से क्या होता है, सारी दिशाएं और छत जो है वो दौड़ने से एक आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे हम छत पे चलते हैं दौड़ते हैं तो नीचे जो बैठे होते हैं उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ जो है, उस आवाज़ को काहे का किसकी संज्ञा दी है, मृदंग की आवाज़ की। यानी जैसे ढोलक की कोई मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो, वैसी उनकी छत पे दौड़ते हुए जो चारों दिशाओं से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को मृदंग की मधुर आवाज़ के समान बताया है।
यानी मृदंग का मधुर स्वर जो है वो सब और सुनाई देता है, गूंजने लगता है, ऐसे लगता है। उनके पैरों की जो आवाज़ है, उनके पैरों के जो ताल है, ताल, उस ताल को मृदंग की ताल के समान बताया है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और जब वे बच्चे छतों पर झूलते हुए, पेंग भरना यानी झूलते हुए चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पेड़ की लचीली डाल से वो लटक रहे हों, और उनके शरीर का जो लय है, जैसे बंदर जो है वो पेड़ पे लटकता है, उससे किस तरीके से वो पकड़ कर रखता है और झूले झूलता है, ठीक वैसे ही वो जो बच्चा है वो ऐसे झूलते हुए आता है जैसे पेड़ पर वो क्या कर रहा हो, अटखेलियाँ कर रहा हो, और उसका शरीर नीचे लटक रहा हो उस पेड़ से, और मस्ती से वो क्या कर रहा है, उस पेड़ से जैसे लटक रहा हो। और वो उसी तरीके से पतंग जो है वो ऊंचाइयों तक जाती है, जैसे कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यानी कि छतों के खतरनाक किनारों तक, तो वो बच्चे जो हैं वो झूलते हुए कहाँ तक चले जाते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं, जहाँ उनको गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको गिरने से कौन बचाता है, उनका खुद का ही शरीर बचाता है। यानी छतों से वो इस तरीके से खतरनाक किनारों से उनका शरीर इस तरीके से रोमांचित हो उठता है कि नीचे गिरने तक का भय जो है उनको होता नहीं है, और उनका खुद का शरीर ही झूलते हुए उनको खुद को बचा लेता है। यानी पतंग उड़ाते हुए बच्चों को आपने देखा होगा वो किस तरीके से डोर के साथ इधर उधर जाते हैं और गिरते नहीं हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाती है तो उन बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन सब लोग जो पतंग उड़ाते हैं वो एकदम शरीर को लहराते हुए किस तरीके से खुद को बचाते हुए वो उस पतंग को उड़ाते रहते हैं, उसी चीज़ का यहाँ वर्णन कहा है कि वो खुद को गिरने नहीं देते, उस अपने शरीर को क्या करते हैं, वो बैलेंस कर लेते हैं, और नीचे गिरने से वो शरीर जो है उनको खुद का वो खतरनाक छत से उसका खुद का शरीर उसको बचा लेता है। और पतंगों की आकाश की ऊंचाइयों तक जाती हुई जो धड़कती डोरी रूपी धड़कने हैं वो उनको गिरने से थाम लेती है। यानी उनका रोमांचित शरीर का संगीत उनको बचा लेता है। दूसरा, उनको कौन बचाने में मदद करता है, पतंगों की ऊंचाइयों के साथ जो डोर जाती है उड़ते हुए, वो डोर उनको यानी उस धागे के सहारे वो खुद को, अपने आप को, वो धागा जो है वो इनको बचा लेता है। और मानो पतंग के सहारे, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग जैसे डोर के सहारे उड़ती है, वैसे ये ऐसे लगता है जैसे वो बच्चे भी अपने शरीर के रंध्र यानी ये जो रोम होते हैं हमारे शरीर के, उन रोमों के सहारे वे भी अपने उस संगीत के साथ, उन रोमों के संगीत के साथ सहारे उड़ रहे हैं। बच्चों के ये फील होता है। तो यहाँ तक अपने क्या पढ़ा, अपने को क्या समझ में आया कि सबसे पहले तो एक मिनट, तो यहाँ अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी भादो गया, भादो के बाद शरद ऋतु आई, और वो शरद ऋतु किस तरीके से आई, खरगोश की लाल और भूरी आंखों की तरह सवेरा होता है, वैसा सवेरा, यानी खरगोश की लाल और भूरी आंखों के जैसा रंग जैसा सवेरा जो है वो शरद ऋतु में उदित हुआ। फिर वो बच्चे जो आते हैं उनको किस चीज़ का बिंब दिया है कि बच्चे जिस तरीके से बहुत सारे पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, और एक दूसरे की तरफ इशारे करते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे के झुंड को इशारे करते हुए आते हैं, उसी तरीके से शरद ऋतु भी आई है। और फिर वो बच्चे आकाश को, यानी शरद ऋतु आई है, उसने क्या किया है, आकाश को इतना मुलायम और कोमल बना दिया है, जिसकी वजह से आसमान को साफ कर दिया है, जिसकी वजह से कि पतंग जो है वो आराम से ऊपर उड़ सके
और ज़्यादा ऊपर उठ सके। और पतंग जो है वो क्या है, दुनिया की सबसे हल्की, रंगीन और पतली चीज़ है। दुनिया के सबसे पतले कागज़ से बनी है और उस पर सबसे पतली कमानी, यानी वो जो बांस के तार लगे होते हैं, बांस की जो तिनके लगे होते हैं पतंग को बनाने के लिए, वो भी सबसे पतले होते हैं। और जब वो पतंगे आसमान में उड़ती है, ऊंची उठती है, तो बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ इस तरीके से सुनाई देती है, मानो वो कोलाहल जो है वो एक उमंग, एक उल्लास, एक उत्साह सब में भर देता है। और आसमान में रंग बिरंगे पतंग जो है वो इस तरीके से छाए हुए होते हैं जैसे कोई तितलियों की रंगीन दुनिया हो। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। फिर जो है वो बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे जो हैं वो अपने जन्म से ही कपास जैसे होते हैं, यानी रुई जैसे होते हैं, सॉफ्ट, एकदम कोमल, मुलायम, जिन पे वो खरोंच और सब के लिए तैयार होते हैं, यानी अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करने वाले। उनका शरीर एकदम कोमल और मुलायम होता है। और वो जो पृथ्वी घूमती है, उस पृथ्वी के साथ साथ अपने पैरों से पूरा चक्कर जो है वो पूरी पृथ्वी पर काटना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध और वो एकदम मस्ती में दौड़ते हैं तो उनको गर्मी, सर्दी, धूप का एहसास नहीं होता। और वो क्या करते हैं, उस धरती के साथ साथ खुद को भी, अपने कदमों को अपनी मस्ती में दौड़ाना चाहते हैं। और उस छत को, जो छत सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, धूप सब कुछ सहती है, वो छत भी उनको पतंग उड़ाते हुए बिल्कुल चुभने वाली, बिल्कुल गर्म या कठोर प्रतीत नहीं होती, कठोर महसूस नहीं होती, बल्कि उसको वो, उन बच्चों को वो क्या लगती है, वो छत नरम लगती है। और उन बच्चों का जो कोलाहल है, जो छत पे जो आवाज़ें हैं पैरों की पतंग उड़ाते हुए, वो आवाज़ कैसी लगती है, जैसे कोई ढोलक की मधुर आवाज़ हो, वैसी प्रतीत होती है। और जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, यानी जब वो बच्चे झूलते हुए चले आते हैं पतंग उड़ाते हुए, तो वो कैसे लगते हैं, जैसे डाल से लटकते हुए वो लचीले वेग से अक्सर लटकते रहते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। और वो जो वेग है, वो जो पेड़ों से लटकन है, वो उनको गिरने नहीं देती। छतों के खतरनाक किनारों तक वो झूलते रहते हैं, लेकिन उस समय उनको पतंग उड़ाते हुए गिरने से कौन बचाता है, सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का रोमांचित शरीर। यानी उनके शरीर के अंदर इतना रोमांच भरा होता है, इतनी मस्ती भरी होती है कि वो खुद अपने शरीर को झूलते हुए बचा सकते हैं। और उस रोमांचित शरीर के संगीत के साथ साथ उनको बचाने वाला दूसरा और कौन होता है, उनके पतंगों को ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाने वाली जो डोर होती है, वो डोर का सहारा जैसे उस पतंग को होता है, ठीक उसी प्रकार का सहारा जो है वो बच्चों को, वो डोर जैसा सहारा पतंग को देती है, वैसा ही सहारा उन बच्चों को भी देती है। और पतंगों के साथ साथ वो खुद भी उड़ रहे हैं, बच्चे भी उड़ रहे हैं। कैसे, अपने रंध्रों के सहारे, यानी शरीर पर जो रोम छिद्र होते हैं, उन रोम छिद्रों से निकलने वाला जो संगीत है, या कह सकते हैं उनसे निकलने वाला जो आवेग है, उस आवेग के सहारे वो बच्चे भी क्या है, उड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने वापस आपको इसलिए बताया ताकि आपको जो मैंने अलग अलग बताया था वो एक बार में आपको एक साथ बता दे, ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम लास्ट का जो थोड़ा सा बचा है वो और पढ़ लेते हैं कि उन बच्चों को गिरने से बचा लेती है। और अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी वो बच्चे उड़ते उड़ते कई बार गिर भी जाते हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते कई बार क्या है, बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है, और कई बार अगर गिर भी जाते हैं, और गिरने के बाद भी उन खतरनाक छत के किनारों से गिरने के बाद भी वो बच जाते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है, और ज़्यादा निडरता आ जाती है। यानी फिर तो बिल्कुल डर नहीं लगता उनको, और वो निडर होकर के उस सुनहरे चमकने वाले सूरज के सामने भी और आ जाते हैं, और पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि यहाँ जो है कहने का मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं वो सूर्य के समान और ज़्यादा वेग से, और ज़्यादा तप से, या सुनहरे सूर्य के समान और ज़्यादा प्रकाशित हो उठते हैं। यानी उनके अंदर का जो थोड़ा बहुत डर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, वो सूर्य के समान और ज़्यादा चमकीले रूप से चमकना शुरू कर देते हैं। और तब वे अपने बेचैन पैरों से ऐसे लगता है मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, और वे पृथ्वी के सब ओर घूमना फिरना चाहते हैं। और उनका पतंग उड़ाने में जो उत्साह है वो क्या हो जाता है, कई गुना और बढ़ जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है, ये जो अपनी कविता है आलोक धनवा की पतंग, वो समझ में आ गई होगी। इसमें किस तरीके से बच्चों का जो उत्साह है उसका वर्णन हुआ है, और उसके साथ साथ शरद ऋतु का जो वर्णन है वो
किया गया है। तो बच्चों के उत्साह का, उमंग का, नए उनमें जो जोश होता है उस जोश का वर्णन इसमें किया गया है। तो आज की जो कविता है वो अपनी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।